बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 6 सॉल्युबिलिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी ये क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूट्स का सॉल्वेंट में हल होना सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो ये एक डायग्राम है जिसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, शुगर है। और शुगर को हमने जब गिलास में वाटर है तो इसके अंदर हम डालते हैं तो शुगर जो है ये वाटर के अंदर अच्छी तरह से ये हल हो जाती है, बिल्कुल पेंदे में नज़र नहीं आती। तो ये सॉल्युबल हो गई है, ये हल हो चुकी है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास ये सैंड है। सैंड इसको जब हम वाटर में डालते हैं, गिलास वाटर का है, इसके अंदर जब हम डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सैंड हमें यहाँ पर पेंदे में नीचे बैठी हुई नज़र आती है, यानी ये मिक्स नहीं होती, ये हल नहीं होती, नीचे बैठ जाती है। तो इसको हम कहते हैं ये सोलूबल नहीं है, ये नीचे बैठ चुकी है। तो सॉल्युबिलिटी ये वो चीज़ है जिसमें जो सल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर, जो सल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे, बड़े गौर के साथ अपने डेफिनेशन को पढ़ना है, समझना है। ये बहुत ही मशहूर डेफिनेशन है। सॉल्युबिलिटी की तारीफ करें। सॉल्युबिलिटी क्या है? किसी सल्यूट की ग्राम्स में वो मकदार है जो किसी खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाए। सल्यूट्स की ग्राम्स में वो मकदार जो किसी खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर क्या करे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाए, इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी ये है कि सल्यूट की ग्राम्स में वो मकदार जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल हो। सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर क्या करे, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाए किसी खास टेम्परेचर पर, इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी में आपने ये तीनों बातें लाजमी बतानी है कि सल्यूट्स की ग्राम में वो मकदार है, फिर आपने कहना है खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाए। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन ये आप पढ़ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी इसकी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है, चैनल की प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे। आज का जो हमारा सॉल्युबिलिटी वाला जो आर्टिकल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही आसान सा आर्टिकल है, ये आप अगर गौर से समझेंगे तो इसको आपको इसकी समझ आ जाएगी। इसको आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर। सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होने वाले जो फैक्टर हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होने वाले ये फैक्टर हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला जो फैक्टर है वो सॉल्युबिलिटी का अमूमी असूल ये है कि लाइक डिजॉल्व लाइक। पहला फैक्टर क्या है? वो है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी सल्यूट और सॉल्वेंट एक ही किस्म के होने चाहिए। ये पहला फैक्टर है। सल्यूट सॉल्वेंट दोनों क्या हों, एक ही किस्म के हों। सॉल्युबिलिटी पर ये बहुत असरअंदाज होते हैं। अगर सल्यूट सॉल्वेंट दोनों एक ही किस्म के नहीं है, एक किस्म का मतलब है कि जो सल्यूट है वो क्या पोलर है, और सॉल्वेंट भी अगर पोलर हैं तो फिर ये आपस में हल हो जाएंगे। अगर सल्यूट पोलर है, सॉल्वेंट नॉन पोलर है, तो फिर ये हल नहीं होंगे। तो ये है लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब ये है कि सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हों, एक ही जैसे होने चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। हम जानते हैं कि सल्यूट जो होते हैं, जैसे शुगर है, नमक है, ये पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और सल्यूट के पार्टिकल के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। इस तरह हम जानते हैं सॉल्वेंट जो होते हैं, जैसे वाटर है, इसमें भी अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं। तो सल्यूट के मालिक्यूल की अट्रैक्टिव फोर्सेज और सॉल्वेंट, इन दोनों में इंटरेक्शन होना चाहिए। अट्रैक्टिव फोर्सेज में क्या होना चाहिए? इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ये था दूसरा फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी पर बड़ा असरअंदाज होता है। और तीसरा जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर के बढ़ाने से बाद दफ़ा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और टेम्परेचर के बाद दफ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम भी हो जाती है। तो ये हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। आपने इस सारे वीडियो को गौर के साथ, बड़े ही आराम के साथ, सुकून के साथ देखना है, ये आपको बड़ी अच्छी से समझ आ जाएगी। चले हम इसका स्टार्ट करते हैं। सल्यूट की सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होने वाले जो फैक्टर हैं, हमने पहला फैक्टर पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी का अमूमी असूल ये है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही किस्म की होने चाहिए। ये हमारा पहला फैक्टर है। सॉल्युबिलिटी पर असरअंदाज होने वाले फैक्टरों में से हमने पहला फैक्टर पढ़ा है सल्यूट सॉल्वेंट
तो सॉरी, हमारा जो पहला फैक्टर वो ये है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही किस्म के होने चाहिए। हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम इसी को थोड़ा सा पढ़ते हैं, तफसील से पढ़ते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक को। इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि पोलर अशिया पोलर सॉल्वेंट में हल होती हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक में हमने पहले पढ़ते हैं पोलर अशिया पोलर सॉल्वेंट में हल होती हैं, यानी पोलर सोल्यूट हो और पोलर ही सॉल्वेंट हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आयनिक कंपाउंड्स और पोलर कंपाउंड्स पानी में हल हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स और पोलर कंपाउंड्स ये पानी में क्या होते हैं, हल हो जाते हैं, जैसे KCl Na2CO3 और CuSO4, शुगर और अल्कोहल, ये तमाम क्या है, पानी में हल हो जाते हैं। पोलर अशिया पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आयनिक कंपाउंड और पोलर कंपाउंड्स ये पानी में हल हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड्स और पोलर कंपाउंड्स ये पानी में क्या होते हैं, हल हो जाते हैं, जैसा कि पोटेशियम क्लोराइड KCl और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और CuSO4 कॉपर सल्फेट और शुगर और अल्कोहल ये पानी में क्या होते हैं, हल हो जाते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, ये पोलर हैं, इसलिए पानी में हल हो जाते हैं। दूसरा है नॉन पोलर अशिया पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं होती। दूसरा क्या है कि नॉन पोलर अशिया हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं होती, जैसा कि नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल नहीं होते। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में हल नहीं होते, इसकी बिना पर ईथर, बेंजीन और पेट्रोल ये पानी में हल नहीं होते। तीसरा हम पढ़ते हैं नॉन पोलर कोवलेंट अशिया नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट अशिया नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं। मसलन ग्रीस, पेंट्स, नेफ्थालीन जैसी अशिया ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल हो जाते हैं। ग्रीस, पेंट्स और नेफ्थालीन ये क्या होती हैं, ये ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये हल हो जाते हैं। तो ये था नॉन पोलर कोवलेंट अशिया। नॉन पोलर कोवलेंट अशिया जो होती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाती हैं। तो ये था लाइक डिजॉल्व लाइक। हमने पहला जो फैक्टर था वो हमने तफसील के साथ पढ़ा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक यानी सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही किस्म के होने चाहिए, यानी अगर सल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, और अगर सल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जो नॉन पोलर है वो पोलर में हल हो जाए, ये बिल्कुल भी गलत है। और ये हमने बड़ी तफसील से पढ़ा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक ये हमारा पहला फैक्टर था। अब हम दूसरा फैक्टर है वो पढ़ते हैं कि सॉल्युबिलिटी और सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी सॉल्युबिलिटी में सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का क्या किरदार है। हम जानते हैं कि जैसे सल्यूट है, ये शुगर है, हमने शुगर के बारे में पढ़ा है कि ये सॉलिड होती है, ठोस होती है। शुगर ये ठोस है, तो हम जानते हैं कि शुगर के जो मालिक्यूल होते हैं उनमें आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से वो शुगर जो है वो ठोस हाथ में बरकरार रहती है। इस तरह जो सॉल्वेंट है जैसे वाटर है, तो उनमें भी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। जब हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को आपस में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो फिर एक नई फोर्स बनती है, वो बनती है सॉल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस। वो क्या बनती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये वाला सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है सॉल्युबिलिटी में। इसको हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को इन दोनों के पार्टिकल के दरमियान पैदा होने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस के हवाले से वाज़ेह किया जा सकता है, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को इन दोनों के पार्टिकल के दरमियान पैदा होने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस के हवाले से वाज़ेह किया जा सकता है। एक सल्यूट का किसी भी सॉल्वेंट में हल होने के लिए दर्ज अवामल का वकूफ़ होना ज़रूरी है। यानी एक सल्यूट है, उसने हम सल्यूट सॉल्वेंट में हल होना है तो उसके लिए कुछ अवामल हैं वो वकूफ़ होंगे तो हल होगा। अगर वो अवामल वकूफ़ नहीं होंगे तो जो है वो सल्यूट हल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं शुगर है, तो शुगर को पानी में हल होने के लिए कुछ अवामल हैं, उनका वकूफ़ होना लाजमी है। शुगर का पानी में हल होने के लिए कुछ अवामल का वकूफ़ होना ज़रूरी है। वो अवामल हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि सल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे से अलग अलग हों। सल्यूट्स के पार्टिकल एक दूसरे से क्या हों, अलग अलग हों। नंबर 2, सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे से इतना दूर हटें कि वो सल्यूट के पार्टिकल को अपने अंदर दाखिल होने के लिए जगह दे सकें। तो पहला जो फैक्टर था, पहला अवामल वो ये था कि सल्यूट के पार्टिकल
अलग अलग हों, ये नहीं कि वो जुड़े ही रहें आपस में, अलग अलग हों ही ना। तो सल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे से क्या हों, अलग हों। जब हम सल्यूट को सॉल्वेंट में डालें तो सल्यूट को चाहिए कि उनके पार्टिकल क्या हों, अलग अलग हो जाएं। दूसरा ये है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल को भी चाहिए तो वो एक दूसरे से इतना दूर हटें कि सॉल्यूट के पार्टिकल को अपने अंदर दाखिल होने के लिए जगह दे सकें। और तीसरा जो अवामल है वो ये है कि सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और बाहम मिल जाएं। सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल आपस में एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और बाहम मिल जाएं। जब ये तीनों अवामल वकूफ़ हो जाएंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। अब है सोल्यूशन के बनने का इन्हिसार। सोल्यूशन के बनने का इन्हिसार तीन बातों पर है। सल्यूट के पार्टिकल के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस, सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस और सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस के बाहमी तनासुब पर है। सोल्यूशन बनने का इन्हिसार सल्यूट के पार्टिकल के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस, सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस और सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस के बाहमी तनासुब पर है। मतलब ये है कि सल्यूट के जो पार्टिकल हैं उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कैसी हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसी हैं। और जब हम सल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में डालते हैं तो फिर ये क्या सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती हैं वो सल्यूट के पार्टिकल के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनसे ज़्यादा हैं या कम हैं। अगर सल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती हैं वो सल्यूट के पार्टिकल के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज़्यादा ताकतवर होंगी तो सोल्यूशन बन जाएगा। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बनी हैं वो कमज़ोर होंगी और सॉल्यूट के पार्टिकल की अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो फिर सोल्यूशन जो है वो नहीं बनेगा। तो सोल्यूशन बनने का इन्हिसार वो इन बातों पर है कि सल्यूट के पार्टिकल के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस, सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस और सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस के बाहमी तनासब पर है। आमतौर पर सल्यूट क्या होते हैं, ठोस होते हैं। जैसे हमने शुगर की मिसाल ली थी, शुगर ठोस होता है तो सल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो ठोस होते हैं। आमतौर पर सल्यूट के पार्टिकल क्या हैं, ठोस होते हैं। या फिर हम सोडियम क्लोराइड की भी मिसाल लेते हैं, जैसे नमक है, खाने वाला नमक, ये भी ठोस होता है। तो आमतौर पर सल्यूट क्या होते हैं, ठोस होते हैं। आयनिक कंपाउंड में इनके आयन्स एक ऐसे बाकायदा मखसूस अंदाज में मरतब होते हैं कि इनके आयन्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये बाकायदा होती हैं और बहुत ताकतवर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अब क्या होगा, अब अगर सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान पैदा होने वाली नई फोर्स सल्यूट के पार्टिकल के दरमियान पहले से मौजूद फोर्सेस पर गालब आ जाएं तो सल्यूट मिल जाता है और सोल्यूशन बन जाता है। अब हमने क्या किया कि नमक को जब हम पानी में डाल दिया तो एक नई फोर्स बनी, सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस, सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान पैदा होने वाली नई फोर्स। सल्यूट के पार्टिकल के दरमियान मौजूद पहले से फोर्सेस पर गालब आ जाएं तो सल्यूट मिल जाता है और सोल्यूशन बन जाता है। सल्यूट हमने पहले पढ़ा कि जो सल्यूट है जैसे NaCl है, इनके दरमियान ताकतवर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। जब हम सल्यूट को पानी में डालते हैं तो एक नई फोर्स बनती है जिसको हम कहते हैं सल्यूट और सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्स। नई फोर्स बनने वाले का नाम क्या है, सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्स। अब अगर सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस वो सोडियम क्लोराइड की अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज़्यादा होंगी तो फिर सोल्यूशन जो होता है वो बन जाता है। और अगर सल्यूट के पार्टिकल के दरमियान मौजूद ताकतवर फोर्सेस सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान पैदा होने वाली नई फोर्सेस से ताकतवर हों तो सल्यूट हल नहीं होता और सोल्यूशन नहीं बनता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्या बात करना चाहते हैं। हम ये बात करना चाहते हैं कि जब हम सल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं, सल्यूट 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 और सॉल्वेंट को जब हम आपस में क्या करते हैं, सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो ये एक सॉल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल, इन दोनों के पार्टिकल के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, नई फोर्स। ये नई फोर्स है, नई फोर्स बनती है।
तो ये जो नई फोर्स है सॉल्यूट सॉल्वेंट की जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये नई फोर्स है, ये नई बनने वाली जो फोर्स है, ये अगर सॉल्यूट की फोर्सेस पर गालिब आ जाती है, सॉल्यूट की फोर्सेस पर अगर गालिब आ जाती है तो फिर ये सोल्यूशन बन जाता है। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है या नई फोर्स जो बनी है वो अगर सॉल्यूट के पार्टिकल पे सॉल्यूट के पार्टिकल के पर गालिब नहीं आती तो फिर जो होता है वो सोल्यूशन नहीं बनता। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल के दरमियान मौजूद ताकतवर फोर्सेस सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान पैदा होने वाली फोर्सेस से ज़्यादा ताकतवर हों तो सॉल्यूट हल नहीं होता और सोल्यूशन जो है वो नहीं बनता। तो ये डायग्राम है जिसमें ये सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये NaCl है। ये वाला जो डायग्राम नज़र आ रही है ये सारी की सारी क्या है, ये NaCl है। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये वाले जो ज़रात हमें नज़र आ रहे हैं ये वाटर के हैं, ये क्या हैं H2O, ये वाटर के ज़रात हैं। तो वाटर में ये H का पॉजिटिव सिरा है, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव सिरा है, ये H का पॉजिटिव सिरा है। तो जब हम वाटर में डालते हैं सोडियम क्लोराइड को तो ये सोडियम के जो सोडियम क्लोराइड के जो पॉजिटिव सिरा है वो वाटर के नेगेटिव सिरे को अट्रैक्ट करता है और वाटर का जो पॉजिटिव सिरा है वो सोडियम क्लोराइड के नेगेटिव जो ज़रा है उसको अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह ये सोल्यूशन जो होता है वो बनता है, सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन में सॉल्वेंट में हल होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये सोडियम क्लोराइड का पॉजिटिव जो पार्ट है उसको ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है और फिर क्या होता है कि जो वाटर के जो मालिक्यूल हैं ये सोडियम क्लोराइड के मालिक्यूल्स को खींच कर लदा कर लेते हैं और फिर ये आपस में हल हो जाते हैं। शक्ल में सॉल्युबिलिटी के इस अमल की वजाहत होती है। इसमें सॉल्वेंट के मालिक्यूल की सॉल्यूट के आयन से इंटरेक्शन दिखाई गई है। सॉल्वेंट के मालिक्यूल पहले सॉल्यूट के आयन को खींचकर अलग करते हैं और फिर इनके गिर्द घेरा डाल लेते हैं। इस तरीके से सॉल्यूट हल हो जाता है और सोल्यूशन बन जाता है। यानी सॉल्वेंट के मालिक्यूल पहले क्या करते हैं, जो सॉल्यूट के आयन से उनको खींचकर अलग कर लेते हैं, फिर इनके गिर्द घेरा डाल लेते हैं। इस तरीके से सॉल्यूट हल हो जाता है और सोल्यूशन बन जाता है। मिसाल के तौर पर जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला जाता है तो ये जल्द हल हो जाता है क्योंकि NaCl के आयन्स और पानी के पोलर मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं कि ये ठोस NaCl की क्रिस्टल में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस पर गालिब आ जाती हैं। वही बात जो हमने की है, जब हम NaCl को पानी में डालते हैं तो NaCl के आयन्स और पानी के पोलर मालिक्यूल के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस वो जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं कि जो NaCl की क्रिस्टल में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन की जो दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं उन पर गालिब आ जाती हैं। इस अमल में पानी के डाईपोल का पॉजिटिव सिरा Cl नेगेटिव आयन्स की जानब रुख कर लेता है। पानी के डाईपोल का पॉजिटिव सिरा यानी पानी जो होता है ये H2O, पानी का ये H यहाँ पर O है और यहाँ पर भी H है, तो ये पानी का पॉजिटिव सिरा है। H के ऊपर पॉजिटिव साइन है तो ये पानी का पॉजिटिव सिरा है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव साइन है तो ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव सिरा है पानी का। तो पानी का जो पॉजिटिव सिरा है वो Cl नेगेटिव आयन की जानब रुख कर लेता है। पानी के डाईपोल का पॉजिटिव सिरा Cl नेगेटिव आयन की जानब क्या कर लेता है, रुख कर लेता है। और पानी के डाईपोल का नेगेटिव सिरा, ये पानी के डाईपोल का क्या है, नेगेटिव सिरा है, ये Na पॉजिटिव आयन की जानब रुख कर लेता है। Na पॉजिटिव आयन और पानी के मालिक्यूल के दरमियान और Cl नेगेटिव आयन और पानी के मालिक्यूल के दरमियान आयन डाईपोल की अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ताकतवर होती हैं कि ये क्रिस्टल में आयन्स को उनकी पोजीशन से निकाल देती है और NaCl हल हो जाता है। Na पॉजिटिव आयन और पानी के मालिक्यूल के दरमियान और Cl नेगेटिव आयन और पानी के मालिक्यूल के दरमियान आयन डाईपोल की अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ताकतवर होती हैं कि ये क्रिस्टल में आयन्स को उनकी पोजीशन से निकाल देती हैं। क्रिस्टल जो होता है ये NaCl जो हम देखते हैं कि NaCl जो
नमक होता है, नमक के ऊपर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, इनमें आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो इनसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं और क्या करती हैं ताकतवर फोर्सेस कि किस तरह से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन को निकाल देती हैं और UnACl हल हो जाता है। टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर असर ये हमने पढ़ना है। हमने दो असर पहले पढ़ लिए। पहले हमने लाइक डिजॉल्व लाइक पढ़ा, फिर हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को पढ़ा, और ये दो फैक्टर हमने पढ़े थे। पहले हमने पढ़ा लाइक डिजॉल्व लाइक, उसने हम देखा कि पोलर नॉन पोलर को हल नहीं करता, पोलर को हल करने के लिए पोलर सॉल्वेंट चाहिए, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट हो। फिर हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन पढ़ा, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन पढ़ा। अब हम तीसरा फैक्टर टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर असर पढ़ रहे हैं। यह तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर असर। टेम्परेचर का बहुत ही अशिया की सॉल्युबिलिटी पर बड़ा असर होता है। आमतौर पर टेम्परेचर के इजाफे से सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता है, लेकिन ये सूरत हमेशा नहीं होती। हमने देखा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी में इजाफा हो जाता है, लेकिन कहते हैं ये सूरत हमेशा नहीं होती। ये बात गलत है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ये गलत है। जब सॉल्वेंट में कोई साल्ट डालकर सोल्यूशन बनाया जाता है तो सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर के असर के हवाले से तीन सूरतें मुमकिन होती हैं। कहते हैं जब कोई साल्ट पानी में साल्ट डालकर सोल्यूशन बनाया जाता है, जब सॉल्वेंट में साल्ट को डालकर सोल्यूशन बनाया जाता है तो टेम्परेचर के असर के हवाले से कितनी सूरतें हैं? तीन सूरतें हैं। वो हम तीन सूरतें देखते हैं कौन सी हैं। जो तीन सूरतें हैं, वो पहली सूरत यह है कि हरारत जज़ब होती है। जब हम साल्ट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो हरारत जज़ब होती है। दूसरी सूरत ये है जब हम किसी साल्ट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो हरारत क्या होती है? खारिज होती है। तीसरी सूरत यह है कि हरारत ना तो खारिज होती है ना जज़ब होती है, हरारत में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। तो ये तीन सूरतें मुमकिन होती हैं। तो अब हम इन सूरतों को तफसील से पढ़ते हैं। पहली सूरत यह है कि हरारत जज़ब होती है जब KNO3 NaNO3 और KCl ये साल्ट के नाम हैं। ये भी साल्ट है, ये लेबॉरेटरी के अंदर मौजूद होते हैं। इनको जब हम टेस्ट साल्ट को पानी में डाला जाता है तो टेस्ट ट्यूब क्या होती है? ठंडी हो जाती है। इसका मतलब है कि साल्ट की तहरीर के दौरान हरारत जज़ब होती है। हरारत क्या होती है? जज़ब होती है। इस तरह के अमल को एंडोथर्मिक कहा जाता है। तो ये थे वो साल्ट जिनको जब हम पानी में डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब क्या होती है? ठंडी हो जाती है। तो पीछे जब हमने देखा था तो ये टेस्ट ट्यूब थी, ये वाली टेस्ट ट्यूब है, शीशे की होती है। तो इसके अंदर पानी डालकर जब हम साल्ट को डालते हैं तो ये टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ये वाली साल्ट जब हम डालते हैं तो ये टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। इसका मतलब है कि हरारत जज़ब होती है। इस तरह के अमल को एंडोथर्मिक कहा जाता है। दर्जा मसावात से इसकी वजाहत होती है। मसावात क्या है कि हमारे पास सॉल्वेंट भी है प्लस सॉल्यूट है, तो हमने हरारत उसको दी तो ये क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया। अगर हम हरारत नहीं देते तो फिर सोल्यूशन जो है वो नहीं बनता। सोल्यूशन बनने के लिए हरारत लाजमी है। टेम्परेचर में इजाफे से ऐसे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी में अमूमन इजाफा होता है। इसका मतलब है कि सॉल्यूट के आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए हरारत दरकार होती है। हरारत की यह ज़रूरत इर्द गिर्द के मालिक्यूल से पूरी की जाती है, जिसके नतीजे में टेम्परेचर गिर जाता है और टेस्ट ट्यूब क्या होती है? ठंडी हो जाती है। तो जब हम किसी साल्ट को वाटर में डालते हैं और टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है तो ऐसी सूरत में टेस्ट ट्यूब को गर्म करने से सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता है। तो इसका यह भी मतलब है कि जो हमने साल्ट डाला है उस साल्ट के जो मालिक्यूल हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा ताकतवर हैं और उन ताकतवर फोर्सेस को तोड़ने के लिए हरारत की ज़रूरत है, और वो फिर हरारत बाहर से इर्द गिर्द के माहौल से ली जाती है, जिसकी सूरत में जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडी हो जाती है और टेम्परेचर जो इर्द गिर्द का है वो गिर जाता है। दूसरा है हरारत खारिज होती है। इसके बरक्स जब Li2SO4 और Ce2SO4 थ्राइस को पानी में हल किया जाता है तो टेस्ट ट्यूब क्या होती है? गर्म हो जाती है। हरारत खारिज होती है, टेस्ट ट्यूब क्या होती है? गर्म हो जाती है। यानी इस सोल्यूशन के बनने के दौरान हरारत खारिज होती है। इसे इसके मसावात से ज़ाहिर किया जा सकता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन प्लस हरारत। हरारत खारिज होती है। हरारत खारिज होने का मतलब है टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। ऐसी सूरत में टेम्परेचर में इजाफे से साल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। यानी जब पहले ही टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है तो अब हम अगर उसको और गर्म करेंगे
तो इसका मतलब है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। ऐसी सूरत में हमने क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब को ठंडा करना है। टेस्ट ट्यूब को ठंडा करने से सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, इजाफा होगा। इस तरह की सूरतों में सल्यूट के पार्टिकल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस कमज़ोर होती हैं। इस सूरत में क्या है, सल्यूट के पार्टिकल के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है, कमज़ोर होती हैं और सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ताकतवर होती है, जिसके नतीजे में तवानाई हरारत की शक्ल में खारिज होती है। और तीसरी सूरत जो थी वो ये थी कि हरारत का कोई असर नहीं होता, हरारत में कोई तब्दीली नहीं होती, हरारत कोई तब्दीली नहीं होती। साल्ट के सोल्यूशन के बनने के अमल के दौरान बाज़ सूरतों में हरारत ना जज़ब होती है और ना ही खारिज होती है। जब NaCl की तरह का साल्ट पानी में डाला जाता है तो सोल्यूशन का टेम्परेचर तकरीबन यकसा रहता है। ऐसी सूरत में टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर बहुत कम असर होता है। तो आखिर में हमने पढ़ा है कि जब किसी साल्ट को, कुछ साल्ट ऐसे भी होते हैं जिनको जब हम पानी में डालते हैं तो ना तो टेस्ट ट्यूब गर्म होती है और ना ही ठंडी होती है। ऐसी सूरत में अगर हम टेस्ट ट्यूब को गर्म कर दें तो भी सॉल्युबिलिटी पर कोई असर नहीं होता, अगर हम टेस्ट ट्यूब को ठंडा कर दें तो भी सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं होता, यानी टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर कोई असर नहीं होता। तो ये थी 3 सूरतें। हरारत जज़ब होती है तो टेस्ट ट्यूब ठंडी होती है, हरारत खारिज होती है तो टेस्ट ट्यूब गर्म होती है, और तीसरी सूरत वो ये है कि हरारत का कोई असर नहीं होता। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी और सॉल्युबिलिटी पर जो फैक्टर असरअंदाज होते हैं, लाइक, डिसॉल्व, लाइक पढ़ा हमने, सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पढ़ा और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।